कभी-कभी एक सपना जानलेवा भी बन सकता है, खासकर तब जब उसे बेरहमी से कुचल दिया जाए। आज हम एक ऐसे ही केस को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक जोकर की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द एक भयानक बदले की आग में बदल गया। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं। हमारे सामने है सब्जेक्ट नंबर 448, जिसे द क्लाउन या जोकर के नाम से जाना जाता है। इस विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान, एक सपना देखने वाला शख्स, एक अलौकिक बदला लेने वाली ताकत में तब्दील हो गया। अब जरा इन घटनाओं पर नजर डालिए। पहला दिन मानसी कुमार, दूसरा दिन विक्रम, तीसरा अभिमन्यु। तीनों की मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा। उनकी लाशें हवा में लटकी हुई मिली, मतलब कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ये कोई आम क्राइम सीन नहीं है, ये तो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रहा है। यहाँ हम किसी ऐसे कातिल से डील कर रहे हैं जो शायद हमारे आप के जैसे नियमों से बंधा ही नहीं है। तो इन तीनों पीड़ितों में कॉमन क्या था? ये तीनों कास्टिंग विजन्स नाम की एक एजेंसी में बिजनेस पार्टनर्स थे और हर मौत से ठीक पहले सबने एक जोकर को देखने की बात कही। लेकिन कातिल का कोई सबूत नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं, कुछ भी नहीं। चश्मदीदों का तो यहाँ तक कहना है कि ये किसी आत्मा का काम है। एक साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये साफ साफ एक बहुत ही टारगेटेड पर्सनल वेंजेंस का मामला लगता है। ये बदला सबूतों पर नहीं, बल्कि एक सिंबल, एक प्रतीक पर टिका है। तो सवाल ये उठता है कि इस अलौकिक गुस्से के पीछे की वजह क्या है? इस जोकर के मुखौटे के पीछे का चेहरा किसका था? देखिए, किसी भी मॉन्स्टर को समझने के लिए उसके अंदर के इंसान को समझना जरूरी है। जो मोटिव है, जो मकसद है, वो उसकी कहानी में ही छिपा है। और फिर हमें ये मिला, एक पुरानी धुंधली सी ऑडिशन की तस्वीर, और इसी तस्वीर से हमारे सब्जेक्ट का नाम सामने आया, मनीष। मनीष एक स्ट्रगलिंग एक्टर था जो अपना गुजारा चलाने के लिए एक प्रोफेशनल जोकर का काम करता था, और उसका एक ही सपना था जो आगे चलकर उसकी तबाही की वजह बन गया। ये तस्वीर सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये इस पूरे केस की नींव है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है मनीष का सपना, बहुत ही मामूली सा सपना था, बस एक छोटा सा रोल मिल जाए, अपनी कला दिखाने का एक मौका मिले। और दूसरी तरफ सिस्टम का जवाब, जो था लगातार मजाक, बेइज्जती और रिजेक्शन। ये सिर्फ ना कहना नहीं था, ये तो किसी की आत्मा को, उसके वजूद को धीरे धीरे खत्म करने जैसा था। एजेंसी के लोगों से जो पता चला वो इस बात को और पुख्ता करता है। देखिए, वो लोग उसका मजाक बनाते थे बार बार, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था, ऑडिशन के लिए आता रहता था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। उसका सपना, जो उसकी पहचान थी, उसे ही मजाक बनाकर रख दिया गया था। ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर रोज होने वाला एक हमला था। और यही वो ब्रेकिंग पॉइंट है, एक मनोवैज्ञानिक फ्रैक्चर। जब किसी का लगातार मजाक उड़ाया जाए तो वो एक गहरे जख्म की तरह बन जाता है, जो धीरे धीरे इंसान की पहचान को ही खत्म कर देता है। सोचिए, अगर किसी की पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद ही उसका सपना हो, तो उस सपने का टूटना एक तरह से उसकी साइकोलॉजिकल डेथ जैसा ही है। अपने आखिरी और सबसे अपमानजनक रिजेक्शन के बाद मनीष घर लौटता है। वो अपनी जोकर की ड्रेस पहनता है और फिर अपनी जान ले लेता है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कायापलट। जोकर की ड्रेस पहनकर वो उस पहचान को पूरी तरह से अपना लेता है जिसने उसे जुनून भी दिया और बेइंतहा दर्द भी, और इसी पल में वो कुछ और बन जाता है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। मरने के बाद मनीष की आत्मा उन लोगों का सामना करने के लिए लौटती है जिन्होंने उसे तोड़ा, और जो वो कहता है वो सिर्फ इल्जाम नहीं है, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टो है, एक घोषणा पत्र जो हमें सीधे उसके बदले की वजह तक ले जाता है। वो अपनी बात की शुरुआत अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने से करता है। मैं कलाकार हूं, मैं जोकर हूं, क्या कसूर है मेरा? वो सवाल कर रहा है, वो पूछ रहा है कि उसे उसकी पहचान, उसके जुनून के लिए सजा क्यों नहीं गई? उसके लिए गुनहगार वो खुद नहीं, बल्कि वो लोग थे। और ये देखिए, ये साइकोलॉजी में एक क्लासिक केस है ब्लेम शिफ्ट करने का। वो कहता है, मैंने आत्महत्या नहीं की, तुम लोगों ने खून किया है मेरा। मतलब उसने अपनी मौत को सुसाइड नहीं, बल्कि एक मर्डर की तरह पेश किया है। सारी जिम्मेदारी खुद से हटाकर सीधे उन लोगों पर डाल दी। ऐसा करके उसने अपने बदले को एक तरह से जायज ठहरा दिया।
यहाँ वो अपने दर्द की गहराई को बयान करता है। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, रौंद दिया मेरे सपने को अपनी एड़ियों तले। ये सिर्फ रिजेक्शन नहीं था, ये एक एक्टिव, वायलेंट डिस्ट्रक्शन था। उसके जीने की वजह को कुचल दिया गया था। रौंद दिया शब्द का इस्तेमाल देखिए, ये एक बहुत ही गहरे, पर्सनल जख्म की तरफ इशारा करता है। और आखिर में ये सारी बात आकर एक बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरत पर रुकती है, वैलिडेशन, पहचान। एक कलाकार के लिए तालियों की गूंज से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं होती। उसे बस थोड़ी सी सराहना चाहिए थी, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ मजाक। और इसी कमी ने, इसी अपमान ने उसके अंदर बदले की आग को भड़का दिया। तो इन सब बातों के आधार पर हम सब्जेक्ट नंबर 448 के फाइनल एनालिसिस पर पहुंचते हैं। तो अगर हम इस पूरे केस को समेटें तो क्या सामने आता है? पहचान थी एक आर्टिस्ट की, एक जोकर की। ट्रॉमा था लगातार बेइज्जती और क्रूरता का। और कैटलिस्ट यानी वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया, वो था जोकर के रूप में उसकी आत्महत्या। और इसका नतीजा? एक अलौकिक शक्ति जो सिर्फ बदला लेना चाहती है। ये एक परेशान करने वाला पैराडॉक्स है। एक इंसान इतना टूट गया कि उसका दर्द ही एक जानलेवा ताकत बन गया, उसका ट्रॉमा ही उसका हथियार बन गया। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, उसके काम भले ही राक्षसी हों, लेकिन उनकी जड़ें बहुत ही मानवीय हैं। वो जो मॉन्स्टर बना, वो एक टूटे हुए इंसान के दर्द से ही पैदा हुआ था। उसका गुस्सा असल में उस दर्द की ही एक भयानक गूंज है जो उसे दिया गया था। और यहीं आकर ये केस हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई सिस्टम किसी इंसान को इतना तोड़ दे कि वो एक मॉन्स्टर बन जाए, तो असल में गुनहगार कौन है? वो इंसान या वो सिस्टम जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया?